नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि और जैसा इंतजार किया जा रहा था नतीजों का राज्यसभा चुनाव के, वो आ गए हैं। 10 का ये दंगल था और इस पर जीत दर्ज की है बीजेपी की। अगर बात करें 8 सीटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 9 सीट से चुनाव लड़ा, 8 सीट पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने। वहीं एसपी की अगर बात करें 1 सीट जीती है और बीएसपी का खाता 0 पर सिमट गया। तो जहां कयास लगाए जा रहे थे, बीएसपी को पूरी उम्मीद थी जीत की, लेकिन बीएसपी के खाते में एक भी वोट नहीं। जबकि वहीं एसपी की अगर बात करें समाजवादी पार्टी, तो 1 वोट से जीते हैं समाजवादी पार्टी। वहीं बीजेपी 9 सीटों में से 8 सीटें जीत चुकी है। तो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। इंतजार हो रहा था कि कब नतीजे आएंगे और नतीजे आपके सामने, जिसमें राज्यसभा का रिजल्ट जो है उसमें अरुण जेटली जीते हैं। कौन कौन जीता है ये आपको बता रहे हैं। बीजेपी की ओर से राज्यसभा का जो रिजल्ट आया उसके अनुसार अरुण जेटली ने भी जीत दर्ज की है। उसके अलावा डॉक्टर अनिल जैन, उन्होंने भी जीत दर्ज की है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर अशोक वाजपेयी, वो भी जीते हैं। कौन कौन जीता है ये हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी खेमे में जीत दर्ज हुई है। 8 वोट जीते हैं बीजेपी ने। डॉक्टर हरनाथ सिंह यादव ने भी जीत का परचम लहराया है इस राज्यसभा के रिजल्ट में। इसके साथ ही जीबीएल नरसिम्हा राव, इन्होंने भी जीत दर्ज की है। और वहीं इनके अलावा जो और कैंडिडेट्स जीते हैं वो भी हम लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके अनुसार कांता करदम, इन्होंने भी जीत दर्ज की है। और सकलदीप राजभर, इन्होंने भी जीत दर्ज की है। इसके अलावा 8 कैंडिडेट जो बीजेपी के खास तौर पर थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। विजयपाल सिंह तोमर, इन्होंने भी अपनी जीत दर्ज की है। तो आ गए हैं नतीजे। हालांकि विपक्ष घेर भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद, और ये जो 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि 8 सीटों पर। और वहीं समाजवादी पार्टी में सबसे अहम कैंडिडेट जया बच्चन, जिन्होंने जीत दर्ज की है, यानी कि जो जीत खाते में आई है समाजवादी पार्टी के, वो जीत हुई है जया बच्चन की। जया बच्चन, राज्यसभा का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से लड़ा था और जीत दर्ज की है जया बच्चन। बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी काफी आश्वस्त थी जीत को लेकर, लेकिन जो जीत सोच रही थी 1 सीट के लिए, वो नहीं। अम्बेडकर को केवल 32 वोट प्रथम वरीयता के मिले हैं, द्वितीय वरीयता के उनके वोट है नहीं। और जया बच्चन जी को 38 वोट मिले हैं, 37 वोट उनको चाहिए, 1 वोट केवल उनके पास एक्स्ट्रा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो अनिल अग्रवाल हैं, उनको ही जीतने की पूरी उम्मीद लग रही है। जेटली जी को 39, बीजेपी की जो 8 हैं उनको सभी को 39 अलॉट किए थे, वो सबको वही मिले, कहीं कोई गड़बड़ वोट नहीं हुआ। 2 वोट कैंसिल हुए। अनिल अग्रवाल जी को कितने मिले हैं? अनिल अग्रवाल जी अभी काउंटिंग चल रही है उसमें, उनको अनिल अग्रवाल जी के 33 हो रहे हैं इस तरीके से। और अम्बेडकर जी के अभी 32 हैं, लेकिन द्वितीय वरीयता में चल रहे हैं। प्रथम वरीयता के 16 है उनके पास। हाँ, प्रथम वरीयता के 16 हैं और उसके बाद द्वितीय वरीयता वाले 30 मिला के। तो ये देख रहे हैं बीजेपी खेमे में खुशी की लहर। हालांकि शुरुआती दौर से ही बीजेपी का कहना था कि जीत तो दर्ज करा कर रहेंगे, और जितने आरोप लग रहे थे उस पर जो चुप्पी साधी हुई थी बीजेपी ने, शायद इंतजार हो रहा था उस वक्त का, उस पल का जो अब आ गया है। और जीत दर्ज करने के बाद विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब बीजेपी दे, ये भी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी तो 10 का दंगल इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, नतीजे आ गए हैं, 9 सीटों पर जीत दर्ज की है
और वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो एक वोट वहीं बीएसपी खाली हाथ रह गई। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बसपा की पराजय का मुख्य कारण उसके अपने घर में प्रबंधन ठीक ना होना है। आप अगर बसपा के उम्मीदवार की टैली देखिए, जितने वोट उनको मिले हैं, भीमराव अंबेडकर को 33 वोट मिले हैं। ये आप जोड़िए तो जितने उनके सहयोगी दलों के कमिटेड वोट थे, इसका मतलब वो उनको सब मिले। 17 वोट बीएसपी के, 8 सपा के, 7 कांग्रेस के, 1 आरएलडी। यानी आपके सहयोगियों ने तो आपको वोट दिया, लेकिन आपके चूंकि एक विधायक को वोट डालने का अवसर नहीं मिला, मुख्तार अंसारी को, और कुछ आपके घर से भगदड़ हो गई। तो मुझे लगता है कि अब गठबंधन पर आक्षेप लगाने वाली स्थिति में बसपा नहीं रहेगी, क्योंकि जो आउटसाइड सपोर्ट जितना न्यूमेरिकल उसमें आता था वो मिला। और ये बात पहले से तय थी कि अगर सेकंड प्रेफरेंस वोट काउंट होने की स्थिति आई तो भाजपा को 100% जीतना ही है, क्योंकि तब तो उसके पास स्काई इज द लिमिट जितना स्कोप है। सेकंड प्रेफरेंस में सारे विधायकों से सेकंड प्रेफरेंस में है, अनिल अग्रवाल को वोट करा सकती थी बीजेपी 324 से। तो इसलिए ये फिर सेकंड प्रेफरेंस, या तो सीधे सीधे फर्स्ट प्रेफरेंस से बसपा निकल सकती थी, सेकंड प्रेफरेंस में निकल ही नहीं सकती थी, और वही स्थिति हुई। इतना जरूर है कि मुझे लगता है कि अब गठबंधन पर शायद आंच नहीं आए, क्योंकि गठबंधन के जो प्रमुख भागीदार हैं समाजवादी पार्टी, वो उसके पास ये लॉजिक जरूर रहेगा कि जितने हमारे वोट थे हमने अपने वोट आपको सुनिश्चित करा दिए, आप अपना घर नहीं संभाल पाए, इसके कारण ये स्थिति बनी। लेकिन अमिताभ जी, क्या बीएसपी इसे मान पाएगी, स्वीकार कर पाएगी? क्योंकि गठबंधन की जो शर्तें थी उसके अनुसार जीत जो है वो कम से कम 1 सीट तो आनी थी बीएसपी के खाते में, वो नहीं आई है। लेकिन अपने घर के भीतर ही क्या बीएसपी जांच करेगी कि आखिर क्या कमी रह गई? क्या लगता है आपको? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पॉलिटिकल व्यक्ति कोई भी होगा, वो ये सोचेगा कि भाई आपने अपने सहयोगी दल से उतने ही वोट आप हासिल कर सकते हैं ना जितनी उसकी स्ट्रेंथ है। अब कांग्रेस से आप 8 वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर उसके विधायक साथ हैं? अजीत सिंह की आरएलडी से आप 1 वोट की उम्मीद करेंगे क्योंकि उसका विधायक 1 है। अगर वो विधायक आपको वोट नहीं दे तो अजीत सिंह कसूरवार आप ठहरा सकते हैं अजीत सिंह को। वैसे ही समाजवादी पार्टी को तब बसपा कसूरवार ठहरा सकती थी अगर उसके 8 में से 4 लोग वोट देते। तो बसपा को अब आत्मनिरीक्षण करना होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना नंबर आपका बिना जोड़ तोड़ के बन रहा है, कागज पर बन रहा है, वही आपको मिला 33। हाँ, अगर ये इनको मिले होते 28 वोट मायावती जी के उम्मीदवार को, तब गठबंधन पर संकट के बादल छा जाते। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनेजमेंट को दुरुस्त रखा और उसने दिखाया कि भाई हम फूलपुर और गोरखपुर हारे हैं, लेकिन हम विधायकों का प्रबंधन जानते हैं। और उसने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी उस स्ट्रेटेजी में सफलता पाई। 9 सीटें जीतने की बात उसने दावा किया और 9 सीटें जीत गई। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप के लिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे संगठन मंत्री हो, उनके लिए एक राहत की खबर है। खासतौर पर फूलपुर और गोरखपुर के डिबेकल के बाद उनके लिए बहुत जरूरी था कि एक पॉजिटिव न्यूज आए, ताकि कम से कम उनका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो। तो वो स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी ने अचीव कर ली। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न पॉलिटिकली महत्वपूर्ण होगा वो ये होगा कि जुलाई के अंत में या अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह तक कैराना में उपचुनाव कराना होगा। हुकुम सिंह के निधन से जो सीट खाली हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कैराना बाय इलेक्शन में बहुत सारे जो सवाल आज हम लोग उठा रहे हैं उनका उत्तर मिल जाएगा। क्या सपा बसपा अजीत सिंह एक साथ जाएंगे? कैराना इसका उत्तर देगा। गठबंधन कैसे चलेगा? क्या वैसी ही सौहार्द बना रहेगा या कुछ खटास है? कैराना इसका उत्तर देगा। और जनता गठबंधन को कैसे रिसीव कर रही है, इसका उत्तर भी फिर कैराना से ही आएगा। तो मुझे लगता है एक पड़ाव था फूलपुर और गोरखपुर, दूसरा पड़ाव था राज्यसभा,
राज्यसभा चुनाव, और तीसरा पड़ाव होगा 2019 से पहले कैराना लोकसभा उपचुनाव। तो 2 पड़ाव गुजरे, एक में भाजपा हारी, एक में भाजपा जीती। अब तीसरे पड़ाव की तैयारी करनी होगी कल से भारतीय जनता पार्टी को भी, सपा और बसपा को भी। जी अमिताभ जी, जैसा आप कह रहे हैं कि एक आत्ममंथन बहुत जरूरी है बीएसपी के लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कहां कमी रह गई कि इतना आश्वस्त होते हुए भी हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जो गठबंधन की स्थिति है, जैसा अभी आप बता रहे हैं कि गठबंधन खटास में नहीं पड़ेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि सपा ने, अन्य दलों ने काफी इसमें देखा है। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आने वाले वक्त में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? देखिए, अगर गठबंधन पर आंच आई, जैसे आज मेरी शाम के समय बसपा के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि अमिताभ जी, गठबंधन राजनेताओं की मजबूरी भले ही न हो, लेकिन हमारा दोनों का जो वोट बैंक है, यानी सपा और बीएसपी का, वो जमीन पर चाहता है कि अलायंस सरवाइव करे। ये बड़ी बात है। और जब आप उसका मिरेकल गोरखपुर में देख चुके हो, तो आप सोचिए वो टेम्पटेशन भी बहुत ज्यादा होगा मायावती जी को। राज्यसभा भले ही हार गई वो सीट एक, लेकिन उनको इस बात का टेम्पटेशन है कि आप गोरखपुर जीत कर आए हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सीट और मठ की सीट, वहां से आप जिता लाए अपना उम्मीदवार विपक्ष का। तो मुझे लगता है मायावती जी भी चूंकि बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है इस वक्त, बसपा का लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, विधानसभा में कुल 19 लोग हैं, उसमें भी 17 रह गए। तो इस परिस्थिति में मायावती जी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऑप्शन उनके पास भी नहीं है। और इस सत्य को वो भी जान चुके हैं कि अगर अकेले जाएंगे तो सपा का जो होगा सो होगा, मायावती जी की पार्टी का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। चलिए, अगर ऐसा होता है अमिताभ जी, तो जो बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की थी, 2019 हालांकि अभी दूर है, लेकिन ये रणनीति काफी हद तक तैयार की गई थी, और ये भी बिल्कुल एक उम्मीद भी जता रही होगी बीजेपी कि जब हार मिलेगी बीएसपी को, उसके बाद गठबंधन, रणनीति काफी हद तक तैयार की गई थी, और ये भी बिल्कुल एक उम्मीद भी जता रही होगी बीजेपी कि जब हार मिलेगी बीएसपी को, उसके बाद गठबंधन खटास में पड़ेगा और हमारा जो रास्ता है जो 2019 के लिए हमें तय करना है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ऐसे में बीजेपी किस तरह की रणनीति और आगे बनाएगी, क्योंकि वो तो होता नजर नहीं आ रहा। पहुंचा दे बोल रही थी, लेकिन बीजेपी ने इसके समानांतर एक रणनीति वैकल्पिक तौर पर और तैयार की। कल उसका खुलासा बिल्कुल अमिताभ जी, चर्चा ये आपसे जारी रहेगी क्योंकि काफी अहम है, और 2019 को देखते हुए अगर देखा जाए रास्ता एक लंबा है, और बीजेपी के हौसले कितने पस्त होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल यहां आपको रोकना चाहेंगे। शाबाद हमारे जो संवाददाता है, माफ कीजिएगा, शबाब जो हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे संवाददाता, सीधा उनकी ओर भी रुख कर रहे हैं। शबाब, जीत के बाद क्या स्थिति वहां पर, क्या माहौल, क्या कुछ अपडेट्स वहां से? और देखिए, विधानसभा के तिलक हॉल के बाहर हम लोग मौजूद हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के जयकारे चारों तरफ लग रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भी जस्ट अभी पहुंचे हैं यहां पर, और जैसे ही नवे प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत का ऐलान हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विक्ट्री का साइन बनाकर ऐलान किया। हालांकि ये जानिए कि औपचारिक घोषणा बस अब से थोड़ी देर में होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशियों को जिता लिया है। समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी की जीत हुई है। प्रथम वरीयता में जो 8 कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको 39 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 38 मिले थे। जीत का जश्न जो है वो शुरू हो गया है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और जो नेता यहाँ विधानसभा के भीतर मौजूद थे वो भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लगा रहे हैं, और साफ तौर से एक बड़ा जो है जश्न का माहौल देखा जा सकता है।
साफ तौर से इस बात को भापा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी जीत थी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की हार ने बहुत सारे संकेत दे दिए हैं। ये संकेत आगामी चुनावों की रणनीति को भी तय करेंगे। इस बात को भी समझा जा सकता है, जिस तरीके से अमिताभ जी भी कह रहे थे। तो ये बात साफ तौर से कही जा सकती है कि अब इन नतीजों के बाद भारतीय जनता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन था उसकी रूपरेखा क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सिर्फ बात भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए जिनके 9 प्रत्याशी जीते हैं और साफ तौर से जो अंतरात्मा की मन की बात कही जा रही थी, सुबह से विधायकों ने जो अंतरात्मा की मन की बात कहकर क्रॉस वोटिंग की थी, वो अंतरात्मा की आवाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ सुन ली गई है। साफ तौर से क्रॉस वोटिंग हुई है, जमकर हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं। क्रॉस वोटिंग का ही नतीजा था कि द्वितीय वरीयता में जो भारतीय जनता पार्टी के 9 कैंडिडेट थे वो आगे निकल गए क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा द्वितीय वरीयता में वोट थे। लिहाजा इस बात को समझा जा सकता है कि द्वितीय वरीयता में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी लीड ली है और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशी जो हैं वो जीते हैं। और वीआईपी मूवमेंट इस वक्त लखनऊ के विधानसभा में शुरू हो चुका है। तमाम जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों का जो काफिला है भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायकों का, वो चलिए शबाब, ये तो जानकारी आपने दी और ताजा तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन वहां जो हालात हैं, अगर बीजेपी ने जीत दर्ज की है तो बीजेपी के लिए तो जो नारेबाजी है वो हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन बीएसपी के जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, एक बड़ी हार है ये। उसके बाद क्या कुछ उनका कहना है, कहां कमी रह गई, क्या इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है या किसी ने कुछ बातचीत की हो? और देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ज्यादा प्रत्याशी के समर्थक यहां पर मौजूद नहीं थे। सतीश चंद्र मिश्रा जरूर आए थे लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं की। हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक बहुत सारे थे यहाँ पर। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे सुबह से ही लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नतीजे परिणाम आना शुरू हुए वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी के समर्थक थे या जो उनकी पार्टी के समर्थक थे वो धीरे धीरे विधानसभा से बाहर होने लगे हैं। अभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कोई भी समर्थक यहाँ नजर नहीं आता जिससे आप कुछ पूछ लीजिए कि आपकी पार्टी ने किस तरीके का काम किया, क्या फेल्योर रहे, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। बस इस वक्त बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही है, उनके प्रत्याशियों के जीत की है। और जो जीत के बाद की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। साफ तौर से इस जीत को बहुत बड़े लेवल पर देखा जाना चाहिए क्योंकि लोकसभा उपचुनावों के नतीजों ने बहुत सारे गणित को बिगाड़ा था। अक्सर कहा जाता है कि जीत हार तो चुनाव में झेलनी ही पड़ती है, देखनी ही पड़ती है, उसे फेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो हार का मुंह देखा है बीएसपी ने, उसके बाद अब आगे क्या होता नजर आ रहा है? गठबंधन पर अमिताभ जी हमारे साथ में जो बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से अमिताभ जी जुड़ गए। शबाब, आपको रोकना चाहेंगे। अमिताभ जी, ये तो बिल्कुल तय रहा कि अब आने वाले वक्त में बीजेपी ने जो भी रणनीति बनाई होगी वो सार्थक होती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद किसको ज्यादा फायदा और किसको नुकसान? जीत नुकसान तो बता रही है, लेकिन क्या ये नुकसान आने वाले वक्त तक देखा जा रहा है या महज राज्यसभा सीट की हार तक देखा जाए? मुझे लगता है ये महज राज्यसभा सीट की हार तक सीमित मामला है और ये राज्यसभा के चुनाव कभी भी देश में राजनीतिक मूड बनाने का काम नहीं करते, कभी भी नहीं किया उन्होंने। अगर देश का राजनीतिक तापक्रम कभी बदलता है या राजनीतिक देश की चिंतन धारा बदलती है तो वो जनता से निर्वाचन के द्वारा ही बदलती है। चाहे ये इमरजेंसी के बाद जनता सरकार जब आई थी उसके बाद आजमगढ़ उपचुनाव में मोहसिना किदवई की जीत रही हो जिसने कांग्रेस को दोबारा से खड़ा किया, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। इसलिए राजनीतिक तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जनता के जरिए निर्वाचन, वो विधानसभा हो वो लोकसभा हो। और फूलपुर और गोरखपुर में जो ऐसे टेस्ट विपक्ष ने किया और उसके जो परिणाम पाए, मुझे लगता है अब ये दोनों के लिए कंपल्शन है, समाजवादी पार्टी के लिए भी बसपा के लिए भी, कि वो एक साथ रहें। उनके कैडर का भी दबाव है उन पर, उनके जनाधार का भी, और एक सामाजिक संतुलन बनता है पिछड़े और दलितों के बीच में। और जो मैं आपसे पहले कह रहा था, इसी गठबंधन को भांपते हुए कल जो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अति पिछड़े और अति दलितों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। ये घोषणा
ये राजनाथ जी के समय में कमेटी बनी थी हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में, लेकिन फिर वो लागू नहीं हो पाया प्रस्ताव, भाजपा के अंदर से भी उसका विरोध हुआ था। ये बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि अति पिछड़े और अति दलित को आरक्षण अलग से कोटा विद इन द कोटा, वो सिर्फ बात इसलिए है कि सपा बसपा अगर अलायंस करके 19 में जाए चुनाव में तो उनके ताप को कम किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। यानी ये ओबीसी में गैर यादव जातियों को अपनी ओर खींचना और दलित वर्ग से गैर जाटव समाज के लोगों को अपनी ओर खींचना आरक्षण के जरिए, वो कोशिश भी बीजेपी ने समानांतर तौर पर शुरू कर दी। पहली कोशिश बीजेपी की होगी कि इसी उसके लिए आयोग करेगा ना, नहीं कुछ नहीं, कैमरा हटाओ तो बाकी बात बताएं। आप कुछ नहीं बताएंगे, उधर से और अभी कम से कम 40 मिनट लगेगा। अरे आइए नहीं आप कर ले, आइए पार्टी ऑफिस आइए 1 मिनट इधर आइए, बाकी लोग पार्टी ऑफिस चले। इस पूरे प्रक्रिया में 30-40 मिनट पार्टी ऑफिस, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं ना, सीएम पहुंच रहे हैं। सर ये डायवर्जन तो नहीं है? नहीं वो सब का काम हो जाए। 9 लोग आएंगे, आइए। भारतीय आप लोग शांत हो जाए, मैं बोलूं। भारतीय जनता पार्टी के 9 में से 9 कैंडिडेट राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन और वर्तमान में विधानसभा में विधायक जो देख रहे हैं विकास और अपने क्षेत्र में विकास और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया है। ये जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आपस में तालमेल था, बनने के बाद तत्काल वो टूट चुका है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है। अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विकास के पथ को आगे बढ़ाएगी। तो देखा बीजेपी जीत के बाद बीजेपी खेमे में क्या खुशी नजर आ रही है और क्या कॉन्फिडेंस जो है वो अब बता रहा है कि आने वाले वक्त में और एक बार फिर से अमिताभ अग्निहोत्री जी की ओर रुख कर रहे हैं। अमिताभ जी, जैसा आपने कहा कि चुनाव, ये जो राज्यसभा के चुनाव है, ये जाहिर तौर पर लोगों के जहन पर तो असर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कम से कम दिशा जरूर तय करते हैं राजनीतिक दलों की। अब आने वाले वक्त में अगर बात की जाए इस राज्यसभा चुनाव की, काफी कांटे की टक्कर थी और बीजेपी को सीधा सीधा मैसेज था कि आने वाले वक्त की जो राह है वो बहुत आसान नहीं होने वाली है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो एक ही लाइन कहूंगा, भाजपा गोरखपुर और फूलपुर से जो एक अवसाद भाजपा के अंदर आया था, वो उस अवसाद से बाहर आ जाएगी इस 9वीं सीट की विजय से। तात्कालिक तौर पर इसका इतना ही लाभ है। भारत की राजनीति पर, उत्तर प्रदेश की जमीनी राजनीति पर इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बसपा जीत जाती तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता और सपा जीत गई तो भी, भाजपा जीत गई तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। गोरखपुर और फूलपुर का संदेश और राज्यसभा की विजय, आप इनको बराबर नहीं मान तोल सकते। दोनों के संदेश की सघनता में अंतर है, एक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है अगर गठबंधन बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस जीत का जो सुख है वो थोड़ा कम हो जाएगा जी, अगर गठबंधन आगे बढ़ा जी। और जैसा अभी संकेत मिल रहा है, ये गठबंधन आगे जाएगा, ऐसी दोनों पक्षों से संकेत मिल रहे हैं जी। बिल्कुल, संकेत दोनों पक्षों से तो मिल रहे हैं, लेकिन राजा भैया के संकेत क्या कह रहे हैं अमिताभ जी? पहले वोट दिया और उसके बाद सीधे मुलाकात बीजेपी। देखिए, राजा भैया का स्टैंड बहुत साफ था। उनका रिजर्वेशन था मायावती जी को लेकर, क्योंकि मायावती जी के मुख्यमंत्री तो काल में उनके ऊपर पोटा लगा, उनके पिताजी जेल गए, वो जेल गए, घर की कुर्की हुई, बहुत सारी स्थितियां हुई। तो एक वो व्यक्तिगत प्रतिरोध और विरोध की स्थिति थी। तो उनका कहना था कि मैं अखिलेश यादव की पार्टी के साथ हूँ, अखिलेश यादव के साथ हूँ, लेकिन मायावती के उम्मीदवार को वोट नहीं करूंगा। इसीलिए जया बच्चन को 38 वोट मिले, 37 सपा के, एक राजा भैया का। इसलिए राजा भैया की इस काम में मैं मानता हूँ इस मामले में कोई बड़ा उन्होंने हिपोक्रेसी नहीं की।
उनका स्टैंड साफ था और उन्होंने उसको पब्लिकली अनाउंस भी किया कि हम अखिलेश यादव के साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बसपा के साथ हैं, हम बसपा के साथ नहीं हैं। तो उन्होंने बसपा को वोट करने से इनकार कर दिया। तो राजा भैया का मुझे लगता है कि वो फंडा बिल्कुल क्लियर था कि हमको क्या करना है, और वो बिल्कुल ठोक बजा के बाजे गाजे के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और उसी ढंग से वोट कास्ट भी किया। इसलिए मुझे लगता है उसमें तो कोई वो नहीं है। बस हाँ, बीजेपी के लिए तात्कालिक तौर पर ये जीत बहुत जरूरी थी। अमिताभ जी, बीजेपी महेंद्रनाथ पांडे और उत्तर प्रदेश में एक नए राजनीतिक शुरुआत को हम आगे बढ़ाएंगे। हेलो जी, केशव जी, हाँ नमस्ते, बधाई हो आपको। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे बात करने की उनसे कोशिश की गई, लेकिन जो जीत है उसकी अभी खुशी इतनी है कि शायद वक्त की कमी है। लेकिन मीडिया कर्मी जब बात कर रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है उन्हें कि यहाँ किसी प्रश्न का उत्तर देना संभव कम है, इसलिए कार्यालय, पार्टी कार्यालय पहुंचे, यानी कि एक खास आयोजन की भी तैयारी की गई होगी, जाहिर सी बात है। और अमिताभ जी की और एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। अमिताभ जी, आप अपनी बात पूरी करें, बीच में आपकी बात डिस्कनेक्ट जी। शायद अभी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खुद, योगी आदित्यनाथ। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भाजपा की इस बड़ी विजय पर। तो तब वो सारी चीजों को रखेंगे, भाजपा का ये अभियान कैसे आगे बढ़ा उस पर वो अपनी बात रखेंगे। इसका जो पॉलिटिकल मैसेज मैं समझ पा रहा हूँ, बीजेपी। बिल्कुल अमिताभ जी, जुड़ेंगे आपसे क्योंकि विषय बहुत ही बड़ा है और इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद लगातार चर्चा जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है और बात सबसे पहले राज्यसभा चुनाव की। चलिए राज्यसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव हुए। यूपी में राज्यसभा चुनाव में 9 सीटों के नतीजे आए हैं और 8 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है, जबकि 9वीं सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती है। तो नतीजे जो हैं वो लगभग तय ही थे, लेकिन उसकी पुष्टि होनी बाकी थी, जो कि इन सीटों की मतगणना के बाद हुई है। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंतजार किया जा रहा है क्या कुछ खास कहने वाले हैं। और उनके साथ कई गणमान्य भी मौजूद हैं, महेंद्रनाथ सिंह को भी आप देख सकते हैं, पीयूष गोयल उनके साथ में मौजूद हैं और कई गणमान्य बीजेपी के इस वक्त मौजूद हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आप देख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने जीत दर्ज करने की बात कही थी इन चुनावों से पहले, और उन्होंने कहा था कि जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और एक खुशी जो है वो साफ चेहरे पर नजर आ रही है केशव प्रसाद मौर्य के भी। ना केवल केशव प्रसाद मौर्य बल्कि बीजेपी के तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, तमाम नेतागण जो इस वक्त मौजूद हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो जीत का जो दंगल था, जो 10 का दंगल था, वो साफ हो गया है और 8 सीटें जीत दर्ज करने के बाद भी एक जो सस्पेंस बना हुआ था एक सीट को लेकर, और अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति सारे देश का जैसा विश्वास है, ऐसे ही यहाँ उत्तर प्रदेश के विधायकों का विश्वास रहा है। और माननीय अमित भाई शाह की कुशल रणनीति, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोगों ने काम किया, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोगों के रिजल्ट आए हैं। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों का
जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, सबका अभिनंदन, वंदन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश की जनता के काम आऊं, इस तरह का मेरा विश्वास है, प्रण है, ऐसा काम करेंगे। उतार चढ़ाव बाहर लग रहे थे, अंदर नहीं थे। तो देखा कैसे खुशी की लहर। अनिल अग्रवाल जो कि 9वें कैंडिडेट थे जिन्होंने जीत दर्ज की है। 8 सीटों को जीतने के बाद एक कश्मकश बना हुआ था 9वीं सीट को लेकर, और वो सीट भी बीजेपी के खाते में ही आई है। और खुशी अनिल अग्रवाल की देखी आपने। और राज्यसभा का रिजल्ट क्या रहा है, सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं किस किस ने जीत दर्ज की है। और इस जीत दर्ज के साथ ही एक बात साफ हो गई है कि इस जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी एक खास तरह की रणनीति बनाकर उतरती है, और उस रणनीति का खास हिस्सा हमेशा रहते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। तो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाएगा इस पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। फोटो और अब बात राज्यसभा चुनाव की। इस चुनाव के साथ ही बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये तस्वीरें आप देख रही हैं जहां पर महेंद्रनाथ पांडे मौजूद हैं, साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाते आप देख रहे हैं इन तमाम गणमान्यों को। काफी कांटे की टक्कर थी ये, साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आप देख सकते हैं। एक खुशी की लहर जो है वो इस वक्त नजर आ रही है बीजेपी खेमे में। दरअसल इस जीत को दर्ज करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था, कांटे की टक्कर थी, और सबसे बड़ी बात सभी दलों ने अपनी नाक का सवाल इस चुनाव को बनाया था, और यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो 9 अहम लोग जिन्होंने ये सीटें जीती हैं, और जिनमें कांता करदम है जो बीजेपी से राज्यसभा पहुंचने वाली कांता करदम दलित समुदाय से, और करदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं, और बीजेपी की महिला मोर्चा की सचिव और उपाध्यक्ष भी रही हैं। यानी कि बीजेपी ने यहां कांता करदम को शामिल कर यहां जब उन्होंने चुनाव लड़ा है, एक सीधा सीधा जो महिला सशक्तिकरण का मैसेज है वो भी साथ साथ दे दिया है। इसके अलावा अशोक वाजपेयी जो कि इस चुनाव को लड़ चुके हैं और जीत भी दर्ज कर चुके हैं, उनका भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते वक्त यूपी की एमएलसी सीट से इस्तीफा दिया था, और इसी के इनाम के रूप में उन्हें राज्यसभा का तोहफा मिला है। इस तरह से इसे देखा जा रहा है, ये एंगल भी देखा जा रहा है। हरनाथ सिंह यादव जिन्होंने जीत दर्ज की है, अगर उनकी बात की जाए तो बीजेपी की सपा की मूल वोट बैंक यादव समुदाय के पाले को लाने में, जो यादव समुदाय है उसको इस पाले में बीजेपी के खेमे में लाने की जो कवायद है वो जरूर इसके साथ ही देखी जाएगी। हरनाथ सिंह यादव को राज्यसभा भेजा है, और मुलायम के मजबूत गढ़ इटावा मेनपुरी क्षेत्र से ये आते हैं, और यादवों पर इनकी एक अहम मजबूत पकड़ है। यानी कि 2019 के संदर्भ को देखते हुए अगर बात की जाए तो यहां यादव समुदाय को के लिए मजबूती अपनी बनाने के लिए बीजेपी ने इनका सिलेक्शन किया था। हरनाथ सिंह यादव जो कि जीत दर्ज कर चुके हैं। विजयपाल सिंह तोमर की अगर बात की जाए, खासतौर पर बीजेपी के राज्यसभा चुनाव में राजपूत और किसान मतों को ध्यान में रखते हुए विजयपाल सिंह तोमर को राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है। अंदाजा आप लगा रहे हैं, सिलसिलेवार हम बता रहे हैं उन तमाम लोगों के बारे में जिन्होंने जीत दर्ज की है, और कहां किस किस एंगल से बीजेपी आगे की सोचकर राज्यसभा चुनाव पर इन कैंडिडेट्स को उतार चुकी है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में राजपूत और किसानों को मतों को जो ध्यान में रखते हुए आने वाले वक्त को देखते हुए ये विजयपाल सिंह तोमर जिन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। सकलदीप राजभर जो कि बीजेपी के पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल को भी राज्यसभा चुनाव के जरिए साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और वो काफी हद तक अब सार्थक भी हुआ है क्योंकि यहां जीत सकलदीप राजभर ने भी की है, और सकलदीप राजभर को उच्च सदन भेजने का फैसला बीजेपी कर चुकी है। सकलदीप राजभर को ओम प्रकाश राजभर के विकल्प के तौर पर माना जा रहा है। और यहां फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
तो 10 के दंगल में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है और इस वक्त सीधा रुख कर रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके लिए नहीं महाराज जी मित्रों, राज्यसभा के आज के चुनाव में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी का सहयोग करने के लिए यहां पर आए केंद्रीय रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी का हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा एक बार पुनः प्रदेश की जनता ने देखा है। कैसे समाजवादी पार्टी दूसरों से ले तो सकती है लेकिन दे नहीं सकती, और यह अवसरवादी चेहरा आज से नहीं, प्रदेश की जनता ने वर्षों से देखा है। समझदार के लिए यही आवश्यक है कि वह खाई में गिरने से पहले लगी हुई ठोकर से संभल ले, और मुझे लगता है कि एक अवसर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी 311 विधायकों को, अपने सहयोगी दल, अपना दल के सभी मान्य विधायकों को और उनके अध्यक्ष श्री आशीष सिंह पटेल जी को, भारतीय समाज पार्टी स्वयंदेव राजभर पार्टी के श्री ओम प्रकाश राजभर जी को और उनके सहयोगियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन सभी को जिन्होंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में, निर्दल विधायक के रूप में या फिर अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के हित में हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिया है, उन सब के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इसके हित में हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिया है, उन सब के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं इस अवसर पर माननीय पीयूष गोयल जी, जो विशेष रूप से मार्गदर्शन करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर कल ही आए हैं, और वोटिंग पैटर्न में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास न हो, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन कल भी माननीय विधायकों को दिया था, जिसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी के और हमारे सहयोगी दलों के सभी विधायकों के वोट वैलिड होते हुए दिखाई दिए। एक अच्छी स्थिति थी। मैं माननीय पीयूष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रणनीति में भारतीय जनता पार्टी विजय के इस अभियान को इसी प्रकार से आगे बढ़ाती रहेगी। मैं माननीय पीयूष जी का आह्वान करता हूं कि आज की इस प्रेस को यहां पर उनके द्वारा संबोधन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित भी करता हूं।
परम आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश जी और मौर्य जी, और साथ में सहयोगी दल के सभी नेता जब मिल के एकजुट होके इस कार्य में लग गए और साथ ही साथ पूरा जो विधायक दल है सबका जो समर्थन मिला, जिस अनुशासित ढंग से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया है, उसके लिए मैं महाराज जी का और सभी नेताओं का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं केंद्रीय पार्टी की तरफ से, और हृदय से बधाई भी देता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ और मजबूत करने के लिए राज्यसभा में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों की बने, देश को सही दिशा पे चलाने के लिए राज्यसभा में भी हमारी पूरी तरीके से मेजॉरिटी होने से आगे चल के हम और कुशल तरीके से कानून की नई कानून को पास कर पाएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का जो एक दृढ़ निश्चय है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़े, भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा में पूरे देश में जुट जाए और एक कांग्रेस मुक्त भारत के प्रति जो हम सबका प्रतिबद्ध निश्चय है वो तो लगभग साकार होता दिख ही रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तो अस्तित्व ही खत्म होता दिख गया है। अगली चुनौती अब कर्नाटक में कांग्रेस को पराजय करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में अब कर्नाटक में आए, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जुटा है आगे। मैं पुनः एक बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी और सभी पार्टी के नेता मंत्री, सुरेश खन्ना जी विशेष तौर पे जिन्होंने पूरे कमान को संभाला, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमारे उत्तर प्रदेश के, और सभी नेतागण, कार्यकर्ता और विधायकों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आशीष पटेल जी और ओम प्रकाश राजभर जी का धन्यवाद करता हूं। और जैसा महाराज जी ने कहा, हमारा पूरा गठबंधन एकजुट होकर लड़ा है, उसमें कोई बाधाएं नहीं आई, और अंतरात्मा को देखते हुए जिन लोग विधायकों ने हमें समर्थन दिया उन सभी को केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी दोनों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और 9 के 9 प्रत्याशियों को केंद्रीय भाजपा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने अब देश का प्रधानमंत्री भेजा है, देश का गृह मंत्री और अब देश का वित्त मंत्री, तीनों उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि बनके देश की सेवा करेंगे। मित्रों, आज इतनी शानदार जीत पर हमारे राज्य के अगुवा यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और यशस्वी रेल मंत्री और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय पीयूष गोयल जी को बधाई और अभिनंदन के साथ दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री केशव जी मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आशीष जी पटेल और ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई के साथ आज आ जाए सब लोग, आ जाए लोग, तब मैं बीच में रोक लेता हूँ। आइए, ठीक है, मैं इन लोगों को आ जाने देता हूँ। सबको माल्यार्पण करें। तो ये देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जहां खुश नजर आए जीत को लेकर, और इसके साथ साथ वो मौका परस्त कहना समाजवादी पार्टी को नहीं भूले, साथ ही
नाम न लेते हुए दबे शब्दों में आइए वाजपेयी जी बधाई। आइए सकलदीप जी आइए। एक बार एक मिनट सब आ जाएंगे, आ जाइए आ गए सब लोग। एक माला इधर लाइए ना, एक माला और लाइए तोमर जी को। सकलदीप जी को माला। सकलदीप जी छोटे, इनको आगे बढ़ाओ। कांता जी सकलदीप जी को बगल में ले लीजिए। सकलदीप आइए। हाँ, एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ जी, माननीय पीयूष गोयल जी, केशव जी, दिनेश जी, आशीष सिंह पटेल, ओम प्रकाश राजभर के बधाई के साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैं आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान विजयी राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल जैन जी को और श्रीमान विजयी प्रत्याशी केंद्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिंह राव जी को और माननीय वित्त मंत्री हमारे वरिष्ठतम नेता श्री अरुण जेटली जी को और श्री विजयपाल सिंह तोमर, श्रीमती कांता करदम और सकलदीप राजभर, श्री हरिनाथ सिंह यादव, श्री अशोक जी वाजपेयी और श्री अनिल अग्रवाल जी को उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से, योगी जी की तरफ से, माननीय गोयल जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज अंत में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल आशीष सिंह पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सभी विधायकों ने और हमारे निर्दल साथियों ने तथा अंतरात्मा की आवाज पर अन्य माननीय विधायकों ने उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए जो यह सफलता दिलाई है उसके लिए सबका अभिनंदन। श्री पीयूष गोयल जी को विशेष रूप से धन्यवाद और केंद्रीय ऑब्जर्वर जो हमारे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके साथ सुरेश खन्ना जी, वीरेंद्र सिरोही जी, भारतीय जनता पार्टी के जेपीएस राठौर, विजय पाठक, संपूर्ण प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल सहित सभी नेतृत्व को बहुत बहुत सभी सहयोगियों को धन्यवाद। और आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को हम भरोसा देते हैं कि उत्तर प्रदेश उनकी अगुवाई में 2019 की भी शानदार इबारत लिखेगा। यह इस जीत से शुरुआत किया और अंत में बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने बीजेपी खेमे में किस तरह से खुशी है और सीधा सीधा मैसेज जो है वो खुद मुख्यमंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी को मौका परस्त बताया, वहीं दबी जबान में बीएसपी के लिए मैसेज दिया है कि आने वाले वक्त को अच्छे से देख पर रखकर आगे बढ़ें। बहरहाल चुनाव जो हुआ उसका रिजल्ट आ चुका है और जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बीजेपी जीती है और बीजेपी खेमे में इस वक्त खुशी की लहर जो है वो देखी जा रही है। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।